राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस के कई नेता कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं पर बीजेपी के साथ मिली भगत करने और पार्टी के साथ गद्दारी करने के आरोप खुलेआम लगा चुके हैं और इस बात से सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले नेता नाराज भी हैं और दुखी भी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इन नेताओं को बड़े काम की सलाह दी है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि अगर राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के नेता कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद पर आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। हम उनका स्वागत करने को तैयार हैं। रामदास अठावले ने कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ नेताओं को सलाह देते हुए कहा कि एनडीए अभी सत्ता में लौटती रहेगी और चूंकि कांग्रेस के सीनियर नेताओं पर बीजेपी के साथ मिलकर साजिश करने का आरोप लगा है, इसलिए उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा कदम उठाना चाहिए और बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस के 23 नेताओं ने पार्टी नेतृत्व की मांग करते हुए आलाकमान को चिट्ठी लिखी थी। इन नेताओं में गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल भी शामिल थे। बाद में ये बात सामने आई थी कि राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखने वाले नेताओं पर बीजेपी से मिले होने की बात कही थी। इस पर कांग्रेस में बड़ा बवाल हुआ था। इस घटना का जिक्र करते हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर विवाद है। राहुल गांधी ने सिब्बल, आजाद पर बीजेपी की ओर से काम करने का आरोप लगाया है, इसलिए मैं सिब्बल और आजाद से अनुरोध करता हूं कि वे कांग्रेस से इस्तीफा दें। उन्होंने कांग्रेस का विस्तार करते हुए कई साल गुजारे हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकलना चाहिए और बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। अपनी तंज भरी कविताओं के लिए प्रसिद्ध अठावले ने कहा कि अगर इन नेताओं का कांग्रेस में अपमान किया जा रहा है तो उन्हें कांग्रेस वैसे ही छोड़ देनी चाहिए जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। यहाँ तक कि सचिन पायलट ने भी ऐसा ही किया, लेकिन वो समझौता कर लिए। कांग्रेस को स्थापित करने वाले लोगों को राहुल गांधी द्वारा दोषी ठहराना गलत है। अठावले ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में अभी कई सालों तक एनडीए की सरकार रहेगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले लोकसभा चुनाव में एनडीए 350 से अधिक सीटें जीतेगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री ने कहा कि बीजेपी आज जनता का प्रतिनिधित्व करती है। सभी जाति, संप्रदाय और धर्म के लोग इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये पार्टी आने वाले चुनावों में जीत हासिल करती रहेगी और कांग्रेस का सफाया करेगी। अठावले ने अपनी तरफ से सिब्बल और गुलाम नबी आजाद को सलाह तो दे दी, लेकिन अब उन नेताओं को तय करना है कि अपमान का घूंट पीकर उन्हें कांग्रेस में किनारे बैठे रहना है या फिर अपनी नई सियासी पारी बीजेपी के साथ शुरू करनी है। वैसे भी कांग्रेस में अभी इन नेताओं के लिए कुछ बचा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। 1962 में जिस जगह को भारत चीन के हाथों गंवा चुका था, 2020 में फिर से अपने कब्जे में ले लिया है। भारत ने फिर से उस रेकिन पर कब्जा कर लिया है जो सन 1962 की जंग में उसके हाथ से चला गया था। भारतीय सुरक्षा बल रेकिन के करीब 4 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो गए हैं। रेकिन रेजांगला पास के करीब है और ये 17,493 फीट की ऊंचाई पर है। यहां से स्पानगुर झील और S-301 नजर आता है। चीन की तरफ से भी आधिकारिक बयान जारी किया गया है, उसमें भी इस बात की पुष्टि की गई है। पीएलए के वेस्टर्न थिएटर कमांड की तरफ से जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि भारत की सेना ने गैर कानूनी तौर पर LAC पार की और रेकिन माउंटेन पास को अपने नियंत्रण में ले लिया। वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता कर्नल झांग शुली की तरफ से जारी किया गया है। पूर्वी लद्दाख में इस समय हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पेंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में 29 और 30 अगस्त को चुशुल में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई है। सूत्रों की तरफ से बताया गया कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के जवानों ने शनिवार की रात पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित ऊंची चोटियों पर कब्जा करने की कोशिशें की थीं, लेकिन भारतीय सेना ने इस प्रयास को विफल कर दिया। सेना की तरफ से सोमवार को बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है कि चीन ने एक बार फिर भड़काऊ गतिविधियां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर की हैं। कर्नल शूली ने कहा कि भारत ने बॉर्डर पर तनाव बढ़ा दिया है। चीन का कहना है कि वो रेकिन पास पर भारत के नियंत्रण का विरोध करता है। चीन ने भारत से अपील की है कि वो अपनी सेना को यहां से तुरंत हटाने का आदेश जारी करे। साथ ही कहा कि भारत अपने फ्रंटलाइन ट्रूप्स को नियंत्रण में रखे। चीन ने इसके साथ ही भारत को नसीहत दी है कि वे उन समझौतों का पालन करें जिन पर शांति और स्थिरता की रजामंदी बनी थी।
चुशुल सेक्टर में पेंगोंग त्सो और स्पांगुर गैप के बीच इस समय तनाव की स्थिति है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पीएलए के जवानों की भारतीय जवानों के साथ झड़प हुई है। ये जगह 15,000 फीट पर है। सेना की तरफ से हालांकि किसी भी तरह की हिंसा से इनकार कर दिया गया है। थाकुंग और आसपास स्थित पोस्ट पर भारत की सेना ने तुरंत एक्शन लिया। यहां पर पीएलए की कोशिश स्थिति को बदलने की थी। सेना की तरफ से उस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने चीन को जवाब दिया, जिसमें तिब्बत के निर्वासित नागरिकों को शामिल किया गया है। इसे 7 विकास के नाम से जाना जाता है। अगर सेना 29 और 30 अगस्त को एक्शन में नहीं आती तो फिर चीनी सेना यहां पेंगोंग के उत्तरी किनारे गोगरा पोस्ट और देपसांग की तरह कब्जा कर लेती। पीएलए की कोशिश पेंगोंग के दक्षिणी हिस्से में भी नया मोर्चा खोलने की थी, लेकिन सेना इस बार पहले से ही हाई अलर्ट थी, इसलिए पीएलए की योजना सफल नहीं हो सकी। शनिवार को पीएलए के करीब 200 जवानों की गतिविधियों को नोटिस किया गया था। 100 चीनी जवानों के पास कैंप लगाने के उपकरण मौजूद थे। सेना को जैसे ही इसके बारे में पता लगा, उसने एक्शन लेना शुरू कर दिया। पीएलए के आरोपों पर भारत ने जवाब दिया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि पीएलए के जवानों ने सैन्य गतिविधियों का उल्लंघन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कफील खान मामले में अदालत के फैसले के बाद कफील के समर्थक खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। वहीं जब 2017 में मालेगांव बम धमाके में आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर से कोर्ट ने मकुका हटाया था, तब यही लोग थे जो आहत थे और जिन्होंने अदालत के फैसले को कानून की हार बताया था। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं। बीजेपी विरोधी कई दलों ने कफील को अपना नैतिक समर्थन दिया है। हो सकता है कल को कोई पार्टी ही ज्वाइन करवा ले। ये ठीक वैसा ही है जैसे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी ने अपना समर्थन देकर चुनाव लड़वा दिया। डॉक्टर कफील खान को सीएए एनआरसी के विरोध के दौरान अलीगढ़ विश्वविद्यालय में 13 दिसंबर 2019 को कथित रूप से भावना भड़काने वाले भाषण देने के आरोप में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वे यूनिवर्सिटी गेट पर कह रहे थे कि देश के 25 करोड़ मुसलमान इकट्ठा होकर बताएंगे देश कैसे चलाना है। इस कार्यक्रम के बाद अलीगढ़ में जमकर प्रदर्शन हुआ। पुलिस प्रशासन ने कफील के भाषण को भड़काऊ माना, लेकिन कफील के समर्थक जो दिल्ली में कपिल मिश्रा के भाषण को भड़काऊ मान रहे थे, उन्होंने कफील को बलि का बकरा करार दिया। न्यायालय ने डॉक्टर कफील खान पर रासुका लगाने संबंधी डीएम अलीगढ़ के 13 फरवरी 2019 के आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। डॉक्टर कफील खान मामले में सरकार ने दोबारा रासुका की अवधि बढ़ाने का भी अनुरोध किया था, जिसे कोर्ट ने अवैध करार दिया और कहा कि कफील खान को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। डॉक्टर कफील खान पर रासुका लगाने के आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए पीठ ने यह भी तर्क दिया कि बंदी को उसका पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया। जिन आशंकाओं पर रासुका तामील की गई, उससे संबंधित लिखित दस्तावेज उसे मुहैया नहीं कराए गए। डॉक्टर कफील की रिहाई के आदेश के बाद भांति भांति की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जैसा माहौल तैयार हुआ, आलोचक इसे बदलने की राजनीति बताते हुए यूपी सरकार के खिलाफ आ गए हैं। बीते दिनों एंटी सीएए प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले एक्टर जीशान अय्यूब डॉक्टर कफील खान का पक्ष लेते हुए नजर आए। जीशान ने ट्वीट किया कि समझ नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करूं। डॉक्टर कफील खान के रिहा होने की खुशी भी है, पर बार बार ये याद आ रहा है कि इतना सुलझा हुआ केस होने के बावजूद बहुत लंबे समय तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। पर एक उम्मीद तो बंधी है, लड़ेंगे साथी, जीतेंगे साथी। सरकार की प्रबल आलोचकों में शुमार स्वरा भास्कर ने भी पूरे मामले पर अपना रिएक्शन दिया। स्वरा ने कहा कि जैसा कि हम जश्न मनाते हैं, हमें ये भी याद रखना है कि इस मासूम ने गंवाया है। क्या है वो? जेल में 200 से अधिक दिन। अब चूंकि कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है, तो डॉक्टर कफील जल्द ही खुली हवा में सांस लेंगे। लेकिन कफील की रिहाई और रिहाई पर मिली प्रतिक्रियाओं ने समर्थकों को सवालों के घेरे में जकड़ लिया। बुनियादी बात यह है कि आरोपी का एजेंडा प्रतिक्रिया देने वाले राजनीतिक विचारधारा से कितना मेल खाता है। पेशे से डॉक्टर कफील खान सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान अपनी गतिविधि को लेकर धरे गए। साध्वी प्रज्ञा भी मालेगांव ब्लास्ट को लेकर पकड़ी गईं। दोनों ही आज जेल से बाहर हैं।
लेकिन जो लोग कफील खान के हक में बयानबाजी कर रहे हैं वो साध्वी को हर पल आतंकी कहने से नहीं चूकते। राहुल गांधी ट्विटर पर जमकर बकैती करते हैं, इतना कि कांग्रेस का भी कोई नेता उस पर ध्यान नहीं देता। वजह ये कि राहुल मनगढ़ंत और तथ्यहीन बातें करना ज्यादा पसंद करते हैं। कोरोना, देश की अर्थव्यवस्था में लगातार आ रही गिरावट और चीन के साथ तनाव राहुल गांधी के प्रिय विषय हैं। इस पर वे लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ट्विटर के जरिए हमला बोलते हैं। अपने ताजा ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा कि देश में 6 पीएम मोदी निर्मित डिजास्टर हैं। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर बॉलीवुड डायरेक्टर हंसल मेहता ने उनकी क्लास लगा दी और मोदी मेड डिजास्टर में बेहद कमजोर विपक्ष को जोड़ दिया। मतलब कि विपक्ष अगर आज इतना कमजोर है तो इसके लिए भी पीएम मोदी ही जिम्मेदार हैं। और जाहिर है कि सबसे कमजोर विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं, जो अपनी पार्टी के संकट को तो दूर नहीं कर पाए, लेकिन वे अपना सबको ज्ञान बांटने से नहीं चूकते। इसलिए सोशल मीडिया पर अपनी बेबाकी के लिए खास पहचान रखने वाले हंसल मेहता का ट्वीट खूब पढ़ा जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा था कि देश मोदी मेड डिजास्टर्स के चलते कराह रहा है। राहुल के इसी ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए बॉलीवुड डायरेक्टर हंसल मेहता ने लिखा कि और एक बहुत ही कमजोर विपक्ष। इस तरह उन्होंने राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर यूं तंज कसा है। हंसल मेहता ने कमजोर विपक्ष को भी पीएम मोदी निर्मित आपदाओं में जोड़ दिया है। हंसल मेहता के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया खूब रिएक्शन दे रहा है। The Report, News of India।